मैं पतंजलि मिश्रा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करता हूं। आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत काम आने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप को जानेंगे और जो कि शायद पूरे डेटा कलेक्शन प्रोसीजर को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनायर, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो कि कॉमनली यूज़ होता है सोशल साइंसेस के रिसर्चेज में, और इससे हम डेटा गैदर करते हैं और यही डेटा पूरा का पूरा बेस बनता है, पूरा का पूरा आधार बनता है हमारे रिसर्च के फाइंडिंग का और जनरलाइजेशन का। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्वेश्चनायर होता क्या है। बेसिकली क्वेश्चनायर जो है, दिस इज अ सेल्फ रिपोर्ट डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट फिल्ड आउट बाय रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। ये एक ऐसा डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिसर्च पार्टिसिपेंट, जो कि रिसर्च में भाग लेता है, रिसर्च करने वाला नहीं, जिस पे रिसर्च किया जा रहा है, जिससे डेटा लिया जा रहा है, वो खुद ही इसे भरता है। एंड इट इज यूज्ड सो दैट रिसर्चर कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, वैल्यूज, परसेप्शन, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर इंटरेक्शन ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। क्वेश्चनायर की मदद से हम लोग चाहें तो क्वांटिटेटिव डेटा भी ले सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा भी ले सकते हैं और मिक्स डेटा भी ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा बेसिकली न्यूमरल्स में होता है, क्वालिटेटिव डेटा जनरली वर्ड्स, फिगर्स, ग्राफ्स में होता है, और मिक्स डेटा जो होता है वो न्यूमरल्स का या ग्राफ्स का या वर्ड्स के डेटा का मिक्सअप होता है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से प्रिंसिपल्स पूरे के पूरे क्वेश्चनायर के कंस्ट्रक्शन में, प्रश्नावली की को तैयार करने में, प्रश्नावली का निर्माण करने में आवश्यक है। पहला तो है कि मेक श्योर द क्वेश्चनायर आइटम्स मैच योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव लेके हम चले हैं, जो रिसर्च के 1, 2, 3 या 4 ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं, उन ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चनायर में जो आइटम हम फ्रेम करते हैं उसका क्या रिलेशनशिप है, उसमें क्या संबंध है, क्या वो संबंध है भी कि नहीं है, या आइटम कुछ और बना रहे हैं और ऑब्जेक्टिव कुछ और है, या ऑब्जेक्टिव कुछ और है और आइटम कुछ और बना दिया है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि क्वेश्चनायर्स के आइटम्स का मतलब होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आइटम्स बनाना, और यदि ये आइटम्स रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करते हैं तो क्वेश्चनायर अपने मंतव्य को, अपने टारगेट को पूरा कर पाने में सर्वथा असफल रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेज जो हम करते हैं, जो कि बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्चेज होते हैं, इसमें क्वेश्चनायर जो होते हैं मे बी इन ब्रीफ, बहुत शॉर्ट में हो सकते हैं, जबकि कन्फर्मेटरी रिसर्चेज में हम जो क्वेश्चनायर बनाते हैं वो बहुत डिटेल में होता है। क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेज में रिस्पोंडेंट जो होता है वो अपने हिसाब से आंसर देता है, अपने शब्दों में आंसर देता है, चाहे तो छोटा चाहे तो बड़ा कर सकता है। लेकिन चूंकि कन्फर्मेटरी रिसर्चेज में, जो कि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनायर्स हम बनाते हैं, उसमें ये सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है, इसलिए कन्फर्मेटरी रिसर्चेज में क्वेश्चनायर को डिटेल में बनाया जाना चाहिए। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है अंडरस्टैंड योर रिसर्च पार्टिसिपेंट। अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को समझिए। इफ अ क्वेश्चनर डज नॉट मेक सेंस टू देम, इट इज एंटायरली यूजलेस। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के लिए बना रहे हैं क्वेश्चनायर, तो उनके लेवल का या उनके स्तर का होना चाहिए, और यदि आप कक्षा 8 के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो वो क्वेश्चनायर उनके लेवल का होना चाहिए। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि क्वेश्चनायर जो है वो रिसर्च पार्टिसिपेंट को एड्रेस करना चाहिए और उसके लेवल से मैच करना चाहिए। तीसरा है यूज नेचुरल एंड फैमिलियर लैंग्वेजेस। कई बार हम करते क्या है कि क्वेश्चनायर बनाने में ही अपनी सारी विद्वत्ता दिखा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लैंग्वेज के प्रति बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि वो लैंग्वेज वही होता है जो कि क्वेश्चनायर की आत्मा को, क्वेश्चनायर के कॉन्सेप्ट को हम तक कम्युनिकेट करता है। और यदि हम बहुत हाई फाई जार्गन्स का या बहुत टेक्निकल टर्म्स का क्वेश्चनायर में इस्तेमाल करेंगे तो वो रिस्पोंडेंट के लिए बहुत टीडियस टास्क होगा भरना, और हो सकता है कि वो बीच में ही छोड़ दे क्वेश्चनायर भरना या भरने से ही मना कर दे। चौथा जो अगला प्रिंसिपल है वो राइट आइटम्स दैट आर क्लियर, प्रेसाइज एंड रिलेटिवली शॉर्ट। आइटम जो होते हैं वो बिल्कुल एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए,
क्लैरिटी होनी चाहिए, छोटे छोटे आइटम्स बनने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, और जितना छोटा आइटम होगा जिससे कि उसको कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी हो उतना ही बेहतर होता है। इस संबंध में हमें गीगो प्रिंसिपल, GIGO प्रिंसिपल बहुत रेलिवेंट होता है कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। यदि आप क्वेश्चनायर खराब बनाएंगे, क्वेश्चनायर के आइटम्स खराब बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है डेटा भी आपको खराब मिलेगा और पूरे का पूरा रिसर्च जो होगा वो इन वेन जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगला प्रिंसिपल जो है वो डू नॉट यूज लीडिंग और लोडेड क्वेश्चंस। अब हम ये जानेंगे कि लीडिंग क्वेश्चन क्या है और लोडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस बेसिकली वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि सजेस्ट करते हैं एक सर्टेन आंसर्स। लीडिंग क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस दैट सजेस्ट्स अ सर्टेन आंसर। आप एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि हम कहें कि डोंट यू एग्री दैट टीचर शुड अर्न मोर मनी देन दे करेंटली अर्न। ऑप्शन देते हैं, यस दे शुड अर्न मोर, नो दे शुड नॉट अर्न मोर, डोंट नो और नो ओपिनियन। तो इसमें जाहिर सी बात है कि यस दे शुड अर्न मोर पे रिस्पोंडेंट जो होगा वो शर्तिया टिक करेगा, जो कि आपके रिसर्च को या रिसर्च की फाइंडिंग से कोई रिलेशनशिप नहीं रखेगा और आपका रिसर्च का मतलब जो होगा वो फेल हो जाएगा। लोडेड क्वेश्चंस का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि इमोशनली चार्ज वर्ड्स रखते हैं अपने पास। लोडेड क्वेश्चंस आर बेसिकली दोज क्वेश्चंस ओनली व्हिच आर कंटेनिंग इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स। इमोशनली चार्ज का मतलब ये है जो कि सीधे हमारे इमोशंस को हिट करें, इमोशंस को प्रभावित करें। ऐसे क्वेश्चन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को जो रिस्पोंडेंट है वो भरना नहीं चाहेगा, और भरना भी चाहेगा तो वो लोडेड क्वेश्चन जो होगा वो लीडिंग क्वेश्चन का फॉर्म ले लेगा। वर्ड्स लाइक कम्युनिज्म या कम्युनलिज्म या नेशनलिज्म, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमें क्वेश्चनर बनाते समय जहां तक कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। अगला जो छठा प्रिंसिपल है वो है अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। डबल बैरल्ड क्वेश्चंस का उदाहरण मैं बताता हूं आपको। जैसे कि कहें हम, डू यू थिंक दैट टीचर शुड हैव मोर कॉन्टैक्ट्स विद पेरेंट्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब इस क्वेश्चन, यदि ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे तो रिस्पॉन्सेज जो होंगे आपको सही नहीं मिलेंगे। जैसे कि यदि आप ये ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो रिस्पोंडेंट जो होगा वो ये कंफ्यूज हो सकता है कि ये पेरेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो या तो वो टिक नहीं करेगा, या टिक भी करेगा तो आप एक्सक्लूसिवली डिवाइड नहीं कर पाएंगे कि इसने ये रिस्पॉन्स जो दिया है वो पेरेंट के लिए दिया है या स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए दिया है। अगला जो प्रिंसिपल है वो है अवॉइड डबल निगेटिव। जो डबल निगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि डबल निगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए डबल निगेटिव क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आप कहते हैं, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, टीचर शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू सुपरवाइज देयर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लाइब्रेरी टाइम। ऊपर जो आप कॉशन दे रहे हैं कि डू यू एग्री और डिसएग्री, तो डिसएग्री भी यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड है, और आगे जो आप आइटम दे रहे हैं जिसमें आप लिख रहे हैं टीचर शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू सुपरवाइज देयर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लाइब्रेरी टाइम, तो ये भी नेगेटिव हो जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्वेश्चनर्स में हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए और रिजेक्ट कर देना चाहिए। आठवां जो प्रिंसिपल है वो है कि डिटरमाइन वेदर एन ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन इज नीडेड। ये आप ऑब्जेक्टिव के आधार पे आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपको क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस चाहिए या ओपन एंडेड क्वेश्चन चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में बेसिकली स्वतंत्रता होती है रिस्पोंडेंट के पास कि वो चाहे जितने शब्दों में हो आपको अपनी भावनाओं से व्यक्त करावे, आपको अपने विचारों से व्यक्त करावे, आपको अपने दृष्टिकोण से व्यक्त करावे। ऐसी स्वतंत्रता क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में नहीं होती है, उसमें कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सेस में से ही चूज करना पड़ता है। तो हमें ये निर्धारित करना चाहिए ऑब्जेक्टिव और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के हिसाब से कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमें चाहिए या क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस की आवश्यकता है रिसर्च के पर्पस को फुलफिल करने के लिए। अगला जो है नौवां प्रिंसिपल जो है वो ये है कि यूज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव रिस्पॉन्सेज कैटेगरीज फॉर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। जब भी आप क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस बनाएं तो एक्सक्लूसिवली जो एंड एग्जॉस्टिव रिस्पॉन्स कैटेगरी बनानी चाहिए आपको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्स कैटेगरी वो कैटेगरीज होते हैं जो कि आपस में ओवरलैप न करें।
फॉर एग्जाम्पल यदि आप ये सीरीज देखें जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जिसमें कि आप लिख रहे हैं कि 10 और लेस, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 और ग्रेटर। इसमें हम देख रहे हैं कि 10 to 20, तो 20 ऊपर के भी सीरीज में आ रहा है और 20 नीचे के भी सीरीज में आ रहा है। यही क्रम कंटिन्यूअस रिपीटेड हुआ है। तो यू कैन सिंपली सी द प्रॉब्लम विद दीज रिस्पॉन्स कैटेगरीज की क्या समस्याएं आ रही हैं। एग्जॉस्टिव कैटेगरीज, तो ऐसे कैटेगरीज से हमें बचना चाहिए और हमें बेसिकली इस कैटेगरी को बनाने का तरीका ये हो सकता था कि आप 10 to 19 करें और फिर 20 to 30 करें और फिर 29 to 39 करें, या जैसे भी इसको अरेंज कर लें आप। मतलब 20 2 में नहीं आना चाहिए, या 30 2 में नहीं आना चाहिए, या 50 2 में नहीं आना चाहिए, जिससे कि रिस्पोंडेंट्स को ज़्यादा आसानी हो। एग्जॉस्टिव कैटेगरी वो होती है जैसे कि अ सेट ऑफ रिस्पॉन्स कैटेगरी इज एग्जॉस्टिव व्हेन देयर इज कैटेगरी अवेलेबल फॉर ऑल लेजिटिमेट रिस्पॉन्सेस। अगला जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो होगा यूज मल्टीपल आइटम्स टू मेजर अब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट्स। जो अब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट्स होते हैं उनको आपको मल्टीपल आइटम से मेजर करना चाहिए, क्योंकि जब आप मल्टीपल आइटम नहीं लगाएंगे तो उसकी रिलायबिलिटी कम होगी, और जब आप मल्टीपल आइटम लगा के मल्टीपल आइटम्स का इस्तेमाल करके अब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड डेटा गैदर करने की कोशिश करते हैं, तो ये सिंपली इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि इट इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी। If you are measuring complex constructs such as self-efficacy, locus of control, risk-taking, test and anxiety, dogmatism and temperament, the use of multi-item scale is necessary and it will simply increase the reliability of your research. यह आपके रिसर्च की वैधता और विश्वसनीयता को बढ़ा देता है। अगला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि कंसीडर यूजिंग मल्टीपल मेथड्स व्हेन मेजरिंग एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट्स। मेथड्स भी कई इस्तेमाल कर सकते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट्स को एनालाइज करने के लिए या उस संबंध में डेटा लेने के लिए। आप चाहें तो क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जैसी कि आपको आवश्यकता पड़ती है। अगला जो प्रिंसिपल है, 12वां प्रिंसिपल है, वो ये है यूज कॉशन इफ यू रिवर्स द वर्डिंग in some of the items to prevent response sets in multi item skills। इस पे कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये कहता है कि वर्डिंग को रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है, और जब भी क्वेश्चनायर को हम बनाते हैं तो वर्डिंग को रिवर्स करने की प्रथा को रोक देना चाहिए और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, ये भी किया जाना चाहिए, जैसी भी आवश्यकता हो, जैसी भी रिसर्च की आवश्यकता हो, जैसे रिसर्चर की आवश्यकता हो, इन सारी चीज़ों को किया जाना चाहिए। अगला जो है 13वां प्रिंसिपल जो है वो है डेवलप अ क्वेश्चनायर दैट इज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड ईजी फॉर द पार्टिसिपेंट टू यूज़। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आप पार्टिसिपेंट को बहुत इजी जोन में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई क्वेश्चनायर बनाते हैं जो कि पार्टिसिपेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा और पार्टिसिपेंट जिन रिस्पॉन्सेस पे अपनी टिप्पणी या अपना विचार नहीं देना चाहता है, तो ऐसे स्थिति में आपका रिसर्च बेकार हो जाएगा और आपका रिसर्च कंडक्ट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए डेवलप सच अ क्वेश्चनायर विच इज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड and easy for the participant to use। आखिरी प्रिंसिपल जो है वो है always pilot test your questionnaire। आपको चाहिए कि आपने जो भी आइटम्स बनाए हैं 100, 50, 150, 200 जितने भी आइटम आपने बनाए हैं उसको एक बार ज़रूर जिस पॉपुलेशन पे आपको या जिस सैंपल पे आपको कंडक्ट करना है उस पे ज़रूर एक बार एडमिनिस्टर कर लीजिए, एक बार ज़रूर पायलट टेस्टिंग कर लीजिए। ये बेसिकली पायलट टेस्टिंग जो होती है वो होती है प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ योर क्वेश्चनायर। ये आपके क्वेश्चनायर के स्वास्थ्य के लिए, क्वेश्चनायर के बेहतरी के लिए बहुत आवश्यक है कि आप इससे पहले एक बार टेस्ट कर ले। टेस्ट करने के बाद आप चाहें तो इंडिविजुअली, चाहें तो पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप्स में ये बात पूछ सकते हैं कि भाई इसमें कौन से आइटम्स जुड़ने चाहिए, कौन से आइटम्स रिजेक्ट होने चाहिए, या आपकी इस क्वेश्चनायर के बारे में क्या राय है, जो कि निश्चित रूप से आपके क्वेश्चनायर की क्वालिटी को इंक्रीज़ करेगा। धन्यवाद।